दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई देखते हैं, एसएससी वाला क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। और स्टेनोग्राफर का अब भाई 100 क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, ऐसा नहीं। और इसमें थोड़ा क्वेश्चन बनाते टाइम इधर उधर हो गया था दोस्त। यहाँ पर ये द लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल चलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। वर्ड इधर उधर मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में भले हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन दोस्त शब्द वही हैं जो आपके काम के हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द एक्सीडेंट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम एगो बट आई हैव शिवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर हैव शिवर्ड एट। तो दोस्त एक सेकंड का पॉज लीजिएगा, ठीक है। 4-6 सेकंड सोचिएगा और फिर देखिए कि जो आपने सोचा है वही मैंने बताया है या नहीं। तो ऐसे जो यहाँ पर भाई एरर होगा वो एरर एवर फॉर नहीं होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा एवर सिंस। एवर फॉर की जगह क्या होगा? एवर सिंस। मतलब जब भी मैं सोचता हूँ, तब से मैं जब भी सोचता हूँ, तब से वो एक्सीडेंट हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन मैं अब भी कांप जाता हूँ। शिवर मतलब क्या होता है? कांपना, ठीक है। कांप जाता हूं जब भी उसके बारे में सोचता हूं। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? सी में है भाई, तो यहां पर यहाँ डी में है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा इट बिकेम अ नोन फैक्ट दैट दे मोस्ट प्लेड टेक्नो म्यूजिक एट पार्टी। भाई ये तो हुआ सत्यानाश। हाँ ठीक है। पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन। देखिए इसमें कई सारी चीजें दी गई हैं। अब देखिए कॉमन एरर का ये भी एक तरीका जो हाल फिलहाल में अब एग्जामिनर पूछने लगा है वो यही है दोस्त कि इसमें कह रहा है कि क्या एरर हो सकता है चारों में से? एवरी में, एट में, मोस्ट में या दैट में। मतलब मोस्ट, एवरी, एट या कहाँ गया दैट? जबरदस्ती लिख दिया क्या दैट? अच्छा ये है दैट, ठीक है। तो यहां पर जो दोस्त एरर होगा वो थर्ड में होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए मोस्ट नहीं होगा, मोस्टली होगा। ऐसा क्यों? जरा सा एक आप ग्रामर का रूल समझ लीजिए कि दोस्त जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जो सबको क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो यहां पर अगर दोस्त समझोगे तो ये जो प्ले वर्ड है ये वर्ब है। अब वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो आएगा एडवर्ब। तो यहां मोस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मोस्टली हो जाएगा, ठीक है। यहां मोस्ट गलत ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वही है दोस्त सेम। आपको एक पॉज लेना है और पॉज लेने के बाद फिर देखना है कौन सा होगा। तो देखिए एडमोनिश का जो मतलब होता है ये होता है दोस्त डांटना या फटकारना, ठीक। डांटना या फटकारना ये होता है एडमोनिश का मतलब। तो अगर इसका डांटना फटकारना हो गया तो दोस्त एप्लॉड का मतलब क्या होता है? तालियां बजाना, किसी को उत्साहित करना, इसके लिए हम एप्लॉड वर्ड लगाते हैं। एंटोनिम पूछ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक। आइए भाई नेक्स्ट वाला देखते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक। अब देखिए यहां पर अगर आप देखोगे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब यहां पर ये आपका मेन क्वेश्चन है, ये दिया गया है पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस की पहचान कैसे होती है दोस्त? कहीं भी वर्ब टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर है तो वो पैसिव वॉइस मानी जाएगी। वर्ब टू बी क्या है ये मैंने आपको चैनल पे बता रखा है, वीडियो इससे डेडिकेटेड एक प्रॉपर अपलोड कर दी है वर्ब टू बी से रिलेटेड। तो देखो दोस्त यहां पर है द फीफा कप विल बी वन बाई फ्रांस। तो दोस्त यहां पर होगा क्या? जिसका इंडेफिनिट, ध्यान से समझिए, एक्टिव का जिसका इंडेफिनिट होता है
पैसिव में उसी का कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर यहां पर विल बी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर दी गई, ऑब्वियस सी बात है पैसिव में थर्ड फॉर्म होती है, तो सही वाले ऑप्शन में विल लगा होगा और साथ में वन का विन लगा होगा। ठीक है, कम से कम इतना तो है ही, बाकी फ्रांस तो पहले आ गया होगा, लेकिन देख लीजिए कौन सा है। विल बी विनिंग नहीं होगा, विल विन द एशिया कप ये हो सकता है क्योंकि अभी पूरा हमने देखा नहीं। विंस प्रेजेंट आ गया, होगा ही नहीं क्योंकि वो फ्यूचर की बात कर रहा है। ये उड है, कोई तुक ही नहीं बनता, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? सेकंड वाला। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज टाइम टू हैव टी, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो भाई देखिए, इसका एक स्पेशल रूल होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आप एक पॉज लीजिए और फिर देखिए कि क्या कहता है कुल मिला के। देखो दोस्त, इसमें जो सही वाला ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है। अब आधे लोग यहां पर चौंक गए होंगे, कैसे? देखिए, जब इट इज टाइम है तो इट इज टाइम तो रहेगा ही रहेगा, ये इसका अलग से स्पेशल रूल है। मैं जब आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि कैसे पूछा जाता है, और देखिए ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए जब इट इज टाइम है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये वही होता है। इट इज टाइम या इट वॉज टाइम सेम होता है। फिर टू आ गया, ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं फॉर में, और आगे मतलब फॉर में टू को चेंज नहीं करते हैं, फॉर लिखते हैं। और फिर टी, अब जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, वो वाला याद है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? टी। अब तुरंत दिमाग में आएगा कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कहां गई? तो जो दोस्त टू आता है ना, ये अदर फैमिली में है। ये पैसिव में जब हम लोग चलेंगे तो एकदम डीप में पढ़ेंगे और वहां पर आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, इज एम आर प्रेजेंट में आ गया, वाज वर पास्ट में आ गया, विल शैल फ्यूचर में आ गया, लेकिन जो टू आता है ये अदर फैमिली का होता है और इसके साथ हम लगाते हैं बी। ठीक है, क्योंकि हमें तो यूज करना ही करना है, तो टू बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पैसिव की पहचान होती है, तो यहां पर हैव, मैंने आपको प्रेजेंट जो टेंस मैं आपको बता रहा हूं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हैव दो तरीके से काम करता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आता है, लेकिन जब मेन वर्ब की तरह काम करता है तो हर मेन वर्ब की तरह, इस वर्ब की तरह इसकी भी तीन फॉर्म्स होती हैं, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है हैव, सेकंड फॉर्म है हैड, और थर्ड फॉर्म भी है हैड। अब पैसिव हम बनाते हैं तो पैसिव कहता है बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के हम आएंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए, तो इसी वजह से यहां पर हैव की थर्ड फॉर्म हैड लग जाएगा। ठीक है दोस्त, तो पहला वाला सही होगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, बाकी तो टोटल कॉन्सेप्ट वहीं पे समझेंगे आराम से। तो चलिए भाई, हट जा रहे हैं, देख लीजिए, डायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। तो देखो दोस्त, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप देखा करो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखिए मेरा एग्जाम में क्या अप्रोच रहता था मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव करते टाइम सबसे पहले ऑप्शन में मैं जो क्वेश्चन देखता था उसमें सबसे पहले मेरी नजर होती थी हमेशा टेंस पे, कि कौन सा टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल अलग बात है। ठीक है दोस्त, लेकिन सबसे मेन बात क्या है, वो ये है कि जो दोस्त टेंस चेंज होता है वो कभी भी इधर का उधर नहीं होता, बिल्कुल सही होता है। तो आप देखिए, कह रहा दे सेड दैट, अब इसका मतलब है ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है दोस्त। ठीक है, क्योंकि जब हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा हटाते हैं तभी हम दैट लगाते हैं, इसका मतलब है यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला फॉर्म कुछ ऐसे रहा होगा। ठीक है, तो हम लगा रहे हैं, तो अब ऐसी बात है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए जानते हैं क्या करेगा, बस हमें हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मतलब ही सेड, दे सेड, ये सब पहले देखने की आदत पड़ी है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बाद में कर देता है, नथिंग मोर देन दैट, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं दोस्त। तो चलिए एक सेकंड का पॉज लीजिए और फिर देखिए भाई कौन सा सही है। आओ फिर दोस्त देखते हैं। एक चीज समझिए, मैंने आपको एक्टिव पैसिव में बताया हुआ है कि जिसका प्रेजेंट उसी का पास्ट, सॉरी जिसका इंडेफिनिट उसी का कॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहां पर है जिसका प्रेजेंट उसी का
पास्ट, जिसका प्रेजेंट उसी का पास्ट। तो अगर यहां पर हैड बीन है, अगर यहां पर हैड बीन है तो इसका मतलब दोस्त ये है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ऑलरेडी है और ये किससे चेंज होके आया है, जिसका प्रेजेंट उसी का पास्ट। इसका मतलब है अगर वो प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा तो पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना। तो अगर ये पास्ट, अभी मान लीजिए इनडायरेक्ट नरेशन में अगर दोस्त यहां पर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि जहां से आया है वहां ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था। तो सही वाले ऑप्शन में आप हैज बीन या फिर हैव बीन ढूंढो आप, और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये आपको ढूंढनी है। आइए चलिए देखते हैं। वी आर वेटिंग फॉर द बस। अब ये आर आ गया, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस में गलत हो गया यहीं पर। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, ये हो सकता है क्योंकि पूरा हमने पढ़ा नहीं तो इस पे हम कूदेंगे नहीं। वेटेड है, ये होगा नहीं। हैड वेटेड है, ये भी नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। अब इसको चाहे हम ईगो में लेकर के एक एक वर्ड, कुछ लोग हो सकता है आपके दिमाग में आए कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, हमें समझना भी चाहिए। देखो दोस्त, फिर से मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप विद्वान बनने में फंसेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी नहीं होगा, क्योंकि विद्वान बनने का एक प्रोसेस होता है कि पहले आप पढ़ते हैं, फिर आप उसमें कंफ्यूज्ड होते हैं, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं, और फिर आप एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं। उसमें लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन सिलेक्शन क्या होता है, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप इसको एक्सेप्ट करिए ना करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है चीजें। अब आते हैं भैया पार्ट ऑफ सेंटेंस। यार ये छोटा हो गया दोस्त, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, देखते हैं, एक मिनट, क्योंकि यार वैसे ही अभी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जानते हैं नहीं। और ये तो अरे वाह, मतलब ऐसा है कि ये बढ़ेगा। ठीक है, चलो। तो इसमें है पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन पैराजंबल। अब पैराजंबल है दोस्त, तो देखो जब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है फिलहाल आप, लेकिन दिमाग लगाइए अपने हिसाब से एक सेकंड के लिए। हाँ भाई, एज यूजुअल मैं हट जा रहा हूँ और आप देख लीजिए कौन सा है, उसके बाद फिर बताइए। ठीक है, देखिए यहां पर एकदम क्लियर है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमने टेंस में पढ़ा था। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही चलता है दोस्त, इसी को फॉलो करके आगे वो बढ़ता है। क्योंकि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती। अलग बात है सेंटेंस यहां तक आया, यही कॉमा लग गया, तो ये अपने आप में छोटा सेंटेंस है, जिसको हम क्लॉज बोलते हैं, उपवाक्य, एक वाक्य का छोटा। इसमें भी ये चीजें कहीं कहीं अप्लाई होती हैं, इसके बाद भी फुल स्टॉप है तो इसके बाद अप्लाई होगा। तो मतलब घुमा फिरा के दोस्त है क्या, होना वही है। ठीक है, तो अब आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, क्योंकि इसमें कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट म्यूजियम है, आर ऑलवेज। देखिए आपको सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, लेकिन अभी वर्ब बाकी है। अब वर्ब दोस्त कहां मिलेगी, तो देखते हैं। अब सेंटेंस बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है इनके बीच का फॉर्मेशन अलग होगा। अब यहां पर तुरंत आपको पहला ऑप्शन मिल गया, मतलब आर से स्टार्ट होगा। अब देखिए सब में क्यू एस पी आर अलग अलग ऑप्शन है, तो चाहे आप इससे आगे बढ़िए या नहीं, अगर आपको एक मिल गया तब आप कंफर्म हो तो होगा चौथा ही, क्योंकि आर यहीं से स्टार्ट। आर के बाद एस बैठा के देख लेते हैं। म्यूजियम्स आर ऑलवेज ट्रेजर ट्रूव्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एस पी। पी क्या है, शोकेसिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिक साइंटिफिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट बाय टेकिंग अस बैक इन टाइम। ठीक है, कि जो म्यूजियम्स होते हैं वो हमेशा से एक खजाने की तरह होते हैं जानकारियों के। और फिर क्या कह रहा है, शोकेस, जो शोकेस करते हैं ऑब्जेक्ट हिस्ट्री के, साइंस के और कल्चर के इंटरेस्ट के, जो कि हमें पीछे के टाइम में लेके जाता है। तो दोस्त चौथा होगा, तो मतलब यहां हो जाएगा आर एस पी और क्यू। ठीक है, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।